हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, और इसका इक्वेशन भी बताया था हम लोगों ने। क्या बताया था? डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। और फिर हमें दिखाया था अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं या कंसंट्रेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लेते हैं, तो उस केस में EMF ऑफ द सेल जो होता है वो RT नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन अपॉन NF भी होता है, ठीक है ना। और उसको फिर EMF ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हम लोगों ने लिखा था, गिव्स डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF इंटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और हमने दिखाया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कंडीशन लिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या दिखाया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेता, जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस वक्त एक्सटर्नल सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो वो जो है ये हमारा जो ई नॉट सेल RT लॉग नेचुरल लॉग NF कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव, ठीक है ना, ऑन कंसन, और ये ऑक्सीडेटिव लेते ऊपर में ऑक्सीडेटिव एंड ये रिडक्टिव लेते हैं। ये किया था ना हम लोगों ने, ये किया था, ठीक। और ये EMF ऑफ सेल था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाता है तो उसमें बताया था कि जिंक का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते जाता है और टाइम के साथ साथ, और कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। एक ऐसा स्टेज आता है जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होने लगता है और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाला जो करंट है वो ज़ीरो हो जाता है, और ये जो है, ठीक है ना, RT है ये, NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव। अब क्या हुआ ये, तो यहाँ पे जो है इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा E, तो इसमें E स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF, और नेचुरल लॉग KC ले लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। रेशियो ऑफ ऑक्सीडेटिव हाफ से रिलेटिव हाफ का जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से KC कर लिया था, ठीक है ना। और ये रिलेशन लिखा था हम लोगों ने EMF ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के RT अपॉन NF, ये हम लोगों ने किया था। इसको हम लोग NF को इधर भी क्रॉस कर सकते हैं, तो ये NF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू RT नेचुरल लॉग ऑफ KC, ये भी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, एक हम लोगों ने गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन लिखा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन था डेल्टा G नॉट R इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये उसमें हम लोगों ने लिखा था गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन लिखा था, ठीक। अब ये NFE सेल जो है ये वाला वैल्यू है, तो इसको हटा के हम लोग डेल्टा G नॉट R गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग KC भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक रिलेशन होता है गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन के लिए नेचुरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो ये रिलेशन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में गिव्स फ्री एनर्जी का। और ये जो रिलेशन होता है कंसेप्ट के हिसाब से, उसमें बताया था कि जो सोल्यूशन होता है अगर रिवर्सिबल होता है तो मैक्सिमम वर्क डन होता है। वर्क डन हमने बताया था जब पोटेंशियल को लेके आते हैं, चार्ज को फील्ड में लेके आते हैं, तो उस वक्त वर्क डन करना पड़ता है। तो वो सारी बातें हमने बताए थे। और लास्ट में ये बताया था कि डेल्टा G नॉट R जो है गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन सेल के रेस्पेक्ट में इस तरह से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में इस तरह से रिलेट करता है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था इसको।
आगे बताया क्या कि आगे जब चलते हैं तो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, इसे कर लेते हैं कि कैसे करना, ताकि वो पता रहे कि क्या करना और कैसे करना है। तो इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है, इस कंसेप्ट के बेस पे उसे हम लोग निकालते हैं और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल जो है 3.3, ठीक है। क्या दे रखा है ये हमारा, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। जेड जिंक सॉलिड था और ये कॉपर आइंस था, तो ये जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो जिंक आइंस बनाया, और कॉपर जो है ना रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बना लिया, ठीक है ना। तो अब बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड गिव्स फ्री एनर्जी बताना है, ठीक है ना, गिव्स फ्री एनर्जी बनाना है। इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड 1.1 वोल्ट ये दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involve in reaction, involve in a reaction is equal, n is equal to 2, ठीक है ना। और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट एफ का जो वैल्यू होता है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है 96,487 आता है, और इसी को हम लोग राउंड ऑफ करके 96,500 कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा वैल्यू आ जाता है फैराडे कांस्टेंट का। फिर इसको अगर हम लोग डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है ना, ये ले लेते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है, एफ का वैल्यू 96,500 और ये 1.1 है, ठीक है। ये आता है जूल पर मोल, इसका यूनिट है जूल पर मोल, ठीक है। -2.2 96,500 इसको कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21.2300 जूल पर मोल, ये इतना वैल्यू आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको 212.3 10⁻³ जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। ये 10⁻³ को किलो में किलो जूल कर सकते हैं, -212.3 किलो जूल पर मोल, ये हमारा वैल्यू आ गया 212.3 किलो जूल पर मोल। इतना हमारा गिव्स एनर्जी फॉर रिएक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन है। इसके लिए कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड था, तो इसे नोट कर लिए। इसके बाद आगे पढ़ाते हम। अगला जो टॉपिक दे रखा है इसमें वो करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है ये, इसे समझते हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जानते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग आयनिक कंपाउंड अगर डिसॉल्व करते हैं, आयंस, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो आयनिक कंपाउंड होता है, वो सॉल्यूशन में यानी वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है जब भी कभी करंट पास करेंगे
तो किसी सॉल्यूशन से जब हम लोग करंट पास करें और वो सॉल्यूशन आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन which dissociate into two ions, positive and negative, when current passes through it is called electrolytic solution। ठीक है ना, जिससे करंट पास करेंगे तो वो दो आइंस में टूट जाता है, एक कटाइंस है एक अनाइंस है। कितनी बात सुन में, लेकिन कितना वो कंडक्टर होगा, कितना वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उस सॉल्यूशन का, उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे वायर होते हैं, कंडक्टर होता है हमारा, तो वायर में एक गुड कंडक्टर भी होता है, एक सेमी कंडक्टर भी होता है, एक इंसुलेटर भी होता है। ठीक है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे करंट कैन इजीली पास थ्रू इट, मगर सभी गुड कंडक्टर एक बराबर कंडक्टिविटी नहीं रखते, उनमें भी वेरिएशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर इज़ वेरी बेस्ट कंडक्टर, ठीक है ना, और उसके अलावा गोल्ड भी है, कॉपर भी है, सभी कंडक्टर है, लेकिन उसमें भी कंडक्टिविटी का वो पैरामीटर सा लेवल है, कौन बेहतरीन कंडक्टर है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है। तो उसी तरह से बताया गया जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोसिएट होकर करंट को तो कंडक्ट करते हैं, सॉल्यूशन में करंट चलता है, लेकिन कंडक्टेंस ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, किन किन पैरामीटर पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बोला क्या कि जो भी हमारा वायर होता है, जैसे कंडक्टर है वो एक करंट को कंडक्ट करता है, तो जो करंट होता है उसके कंडक्टिविटी को क्लासिफाई करते हैं, वो बेस करता है रेजिस्टेंस पे। जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही कम कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा, और जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही वो गुड कंडक्टर होगा, है ना भाई। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। ठीक, जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही कम कंडक्टेंस होगा या उतना ही बैड कंडक्टर होगा। रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो गुड कंडक्टर होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो बैड कंडक्टर होगा। ये हमारा मेटल्स का क्लासिफिकेशन किया है। जैसे अभी कहते हैं ना, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अलॉयज़ भी होते हैं, कुछ अलॉयज़ भी होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया गुड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, वो किसके बेस पे किया गया है? रेजिस्टेंस के बेस पे। किस में कम रेजिस्टेंस है, जिसमें लिस्ट रेजिस्टेंस होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा। रेजिस्टेंस कम है ना, लिस्ट रेजिस्टेंस का मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, तो गुड कंडक्टर होगा, बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा। और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बैड कंडक्टर होने लगेगा। तो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक, कंडक्टर रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली है। अब क्या बताया, किसी भी वायर का कंडक्टेंस, वायर का कंडक्टिंग वायर का कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज रिलेट एज, ठीक है, मैं उसको लिखने से पहले थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, द एलिमेंट हैविंग हाई रेजिस्टेंस is known as bad conductor, बैड कंडक्टर। और वाइस वर्सा, क्या मतलब समझ में आए? इसी का उल्टा ये, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी the element has been classified, the elements has been classified
as conductor, semiconductor, insulator, ठीक है ना, इंसुलेटर। ये इस तरह से हमारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कंडक्टिविटी की वजह से। जो अच्छा कंडक्टर होता है वो अच्छा कंडक्टर है, और जिसके कंडक्टिविटी कम होता है उसी हिसाब से वो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्लासिफाई होता है। आगे दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ अ conducting wire depends upon R is equal to rho L by A। ये तो जानते होंगे फॉर्मूला, ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में किया ही हम लोगों ने। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज directly proportional to length of the wire, inversely proportional to area of cross section, and this is called resistivity. Rho is called resistivity. Resistivity of an element is fixed, ठीक है ना, it does not depend upon any parameters, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जरूर लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लंबा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस कम होगा, पतला वायर होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा पतला वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये इन्वर्सली रिलेट करता है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो ये दे रखा रेजिस्टेंस। अब बताया क्या कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं। कंडक्टेंस कंडक्टेंस को दिखाते, उसे दिखाते G से, and G is equal to 1 by R। Reciprocal of resistance is called conductance। Reciprocal of resistance is called conductance, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो जानते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है यूनिट ऑफ आर। रेजिस्टेंस इज ओम, ऐसे लिखते हैं, ये एक नोटेशन भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कंडक्टेंस का यूनिट लेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, ये होता है पर ओम, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और मो, ओम का उल्टा हो गया मो। ये एम एच ओ एच एम ओम होता है, ये एम एच ओम हो गया कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल वो यूनिट। आगे चले हम लोग, कंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, कंडक्टेंस का फॉर्मूला G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो एल इंटू ए, ये ऊपर चला गया। देखिए R का वैल्यू डालेंगे, ये रो एल अपॉन ए नीचे की तरफ, तो ए उलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ए ऊपर चला जाएगा। और ये जो है 1 बाई रो ए अपॉन एल, ये जो रो है रेजिस्टिविटी कहलाता है। रो इज कॉल रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। और रो रेजिस्टेंस के इक्वल ही होता है, यहाँ पे जो रो है रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, लेकिन कब, जब लेंथ ऑफ वायर इज 1 यूनिट, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो जो है आर के बराबर होगा। कब, जब लेंथ ऑफ द वायर इज 1 यूनिट and area of cross section is 1 unit square. So when a wire is of unit length and area of cross section 1 unit square, then in that case the resistance is equal to resistivity. Resistance is
इक्वल टू रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। क्योंकि रेजिस्टिविटी को अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल के बराबर होगा। रेजिस्टिविटी यहाँ से अगर उठाते तो ये यहाँ गया, एल नीचे गया, तो एल यहाँ पे तो यूनिट मीटर अगर लेते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ मीटर में आएगा। तो मान लो ये ओम मीटर स्क्वायर अपन मीटर आ गया, तो ये ओम मीटर, ठीक है ना। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। इसी तरह से ये जो रिलेशन है जी 1/ρ/A/L, ठीक है। 1/ρ को K से दिखाते हैं, K इंटू एल, A/L, ठीक है ना। K को बोलते हैं कंडक्टिविटी। यहाँ पे K को क्या बोलेंगे? ये कंडक्टिविटी, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। K 1/ρ के बराबर है। K क्या है? कंडक्टिविटी 1/ρ। देखो ये 1/ρ है ना, इसी के जगह पे K लिखा हमने। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity. ठीक है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड mho पर मीटर। इस रिलेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ। ये तो हम लोगों ने फिजिक्स के टर्म में हम लोगों ने ये यूनिट निकाला है। रिलेशन में मोर और लेस सेम ही है, लेकिन अगर यूनिट लिखते हैं केमिस्ट्री के टर्म में तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री इज साइमन। ये साइमन नाम है साइंटिस्ट का, तो उन्होंने दिया है, तो उसके नाम से ये रखा गया यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यानी कि जी का वैल्यू है साइमन। इसको कैपिटल एस से दिखाते हैं हम लोग। ये जी था ना, ये वैसे हम लोग मुंह बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में मुंह बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में इसको कंडक्टेंस को साइमन, और उसी तरह से कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? साइमन है। हाँ, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ये K से दिखाते हैं, और ये है, ये जो K है, K को हम लोग बोलते हैं कप्पा। ये जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है, अब ये मत कहना कटप्पा को किसने मारी। ठीक है ना। हाँ, कटप्पा। ये K है, और ये अलग तरीके से ग्रीक लेटर है। जैसे हम लोग K, जैसे थीटा होता है, बीटा होता है, ऐसी एक नोटेशन है ये। K की तरह दिखता है, लेकिन इसको बोलते हम लोग कप्पा बोलते हैं, ठीक है ना, कटप्पा नहीं। हाँ, ये तो कटप्पा करने लगे। आगे चल हम लोग। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी K जो है ये साइमन पर मीटर है, ये ठीक है ना, साइमन पर मीटर। K जो इस तरह से नोटेट करें, ये K बेसिकली है नहीं, K को हम लोग बोलते हैं, ग्रीक लेटर है कप्पा, ठीक है ना। तो कप्पा प्रोनाउंस करेंगे इसको, K नहीं कप्पा प्रोनाउंस करेंगे। और इसका कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमन पर मीटर, ठीक है ना, साइमन पर मीटर। लेकिन मीटर बड़ा हो जाता है, ऐसा ही क्यों किया गया है वो हम बता रहे हैं। कंडक्टिविटी, क्योंकि
जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे ना, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन एक कंटेनर में लेते हैं हम लोग, करंट पास करते हैं, आइंस का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव का अपने डायरेक्शन में, नेगेटिव का अपने डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। कटाइंस को कैथोड की तरफ जाता है, अनाइंस एनोड की तरफ मूव करता है, लेकिन वो सोल्यूशन होता है। जबकि कंडक्टर में वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और या प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। कितनी बात सुन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें जो कंडक्टर होता है बेसिकली, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लेते हैं। लेकिन सोल्यूशन जब ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन में करंट को पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, तो आइंस मूव करता है। तो आइंस जब मूव करता है तो उस आइंस के कितने क्या कंडक्टिविटी और किन किन पैरामीटर पे होगा, वो उसके हिसाब से यहाँ पे ये टर्म को बदला गया है। जैसे कंडक्टेंस का असाइनमेंट है, कंडक्टिविटी का असाइनमेंट पर मीटर है। पर मीटर का क्या मतलब होगा, यानी कितना कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी पर मीटर। तो 1 मीटर तो लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा। वायर में तो 1 मीटर समझ में आता, मगर 1 मीटर का कंटेनर जिसमें सोल्यूशन हो, तो 1 मीटर तो इतना बड़ा होगा, उतना बड़ा कंटेनर होना चाहिए, उसमें सोल्यूशन होना चाहिए, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि साइमन पर मीटर भी लेते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर भी लेते हैं। छोटे कंटेनर के लिए, छोटे कंटेनर के लिए साइमन पर सेंटीमीटर भी आता है। यानी कि कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन पर मीटर भी है और साइमन पर सेंटीमीटर भी है, ठीक है ना। कितनी बात सुने। लेकिन साइमन पर सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, अगर मीटर पे कन्वर्ट करना चाहे तो साइमन पर सेंटीमीटर जो है वो 100 साइमन पर मीटर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया ना। देखो साइमन सेंटीमीटर, यही तो साइमन पर सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर दिया तो अब ये मीटर में हो जाएगा ये। अब ये तो मीटर हो जाएगा ये, और ये 100 जब ऊपर चला जाएगा तो ये 100 आ गया, साइमन मीटर आ गया ये। कितनी बात में। अब ये देखिए, देखने में कैसा लग रहा है, साइमन पर सेंटीमीटर 100 साइमन पर मीटर के बराबर है, यानी सेंटीमीटर मीटर 100 के बराबर दिखता है आमतौर पे। तो ये यूनिट भी काफ़ी अचंभा करने वाला है। कंपटीशन में ही पूछ ले साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, तो ये 100 साइमन पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये कंटेनर के हिसाब से, क्योंकि उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे, फिर उसको करंट पास कराएंगे, वो डिसोसिएट होगा, आइंस मूव करेंगे, कितना कंडक्टेंस है वो निकालेंगे। तो इसीलिए छोटे कंटेनर, 1 मीटर का तो बहुत बड़ा कंटेनर हो जाएगा उसमें सोल्यूशन का। अब पूरे 1 मीटर में सोल्यूशन जो आइंस मूव कर रहे होंगे, सारे आइंस थोड़ी मूव कर रहे होंगे ना, सारे आइंस टूटेंगे सोल्यूशन के अंदर, कुछ टूटेंगे तो कुछ चल रहे, बाकी सब तो एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी पूरी तरह से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सोल्यूशन के अंदर। कितनी बात सुन में। तो ये हमारा एक यूनिट दे रखा है कंडक्टेंस का इस इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन डिसोसिएट होता है करंट पास होने के बाद, उसके कंडक्टिविटीज़ को या कंडक्टेंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे चले इसको। ये क्या बताए, ये कप्पा जो है कंडक्टिविटी कहलाता है। जिस तरह से रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, उसी तरह से किसी सोल्यूशन का कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता एक गिवन कंडीशन में, एक गिवन पैरामीटर्स में। वो पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ कि वो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है। इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होते हैं ना, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अलग होता है, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, ठीक है। तो कप्पा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट रहेगा गिवन कंडीशन में, वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह से रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर का चेंज नहीं होता, ऐसी कंडक्टिविटी कप्पा भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे।